नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। A papular lesion is noted on the perineum of the laboring client. Which initial action is most appropriate? First is to document the finding, report the finding to the doctor, prepare the client for a C-section or continue primary care as prescribed. What is asking? पेपुलर लीजन जो कि देखने को मिल रहा है, नोट किया आपने, और उसका जो साइट है वो कौन सा है? पेरिनियल एरिया, पेरिनियम में ये देखने को मिल रहा है। मरीज लेबर के अंदर है, पेरिनियम एरिया में एक पेपुलर लीजन है। सबसे पहला इनिशियल एक्शन क्या रहेगा? सिर्फ फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट कर लेंगे, इसका मतलब ये कह रहा है ये नॉर्मल है। रिपोर्ट करेंगे, इसका मतलब अबनॉर्मल है। मरीज को सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर करेंगे या प्राइमरी केयर देंगे जो कि प्रेस्क्राइब है उसको कंटिन्यू करेंगे। विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना। देखिएगा, लेबर के दौरान अगर किसी भी तरीके का लीजन पेरिनियम एरिया के अंदर है तो उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू रिपोर्ट द फिजिशियन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि जो पेरिनियम एरिया के अंदर जो लीजन बना हुआ है वो लीजन जो है वो बेसिकली हर्पीज लीजन है। क्लाइंट जो है उसमें ये जो लीजन बना हुआ है ये किससे संबंधित है? हर्पीज से संबंधित है। और ये जो हर्पीज इन्फेक्शन है ये बच्चे माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। तो जो भी मरीज जिसको ये लीजन होता है उसको सिजेरियन सेक्शन की जरूरत रहती है। जैसा सी ऑप्शन में लिखा है, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सिजेरियन सेक्शन। तो हर्पीज जो है वो बच्चे में ट्रांसफ्यूज हो जाएगा अगर वो पर वेजाइनल डिलीवर होगा, लेकिन उसमें सिजेरियन सेक्शन की जरूरत भी रहती है। लेकिन इस ऑप्शन को चूज करने से पहले सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन मेक करने का काम हमारा नहीं है, फिजिशियन का है। तो हमने तो पहले उसको इन्फॉर्म करना है। तो बी और सी वैसे तो दोनों इस तरीके से जवाब लगते हैं, लेकिन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एंड इफ फिजिशियन सजेस्ट देन वी टेक एन इनिशिएट फॉर सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा। When a client with the diagnosis of human papilloma virus HPV is at risk for which of the following? डायग्नोसिस यहाँ पे क्या लिखा है? HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये डायग्नोसिस है। कौन सी चीज की रिस्क है वहां पे? लिम्फोमा, वेजाइनल कैंसर, ल्यूकेमिया और सिस्टमिक ल्यूपस। विच इज द करेक्ट वन? HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये डायग्नोसिस हुआ है। कौन सी चीज की रिस्क पे है पेशेंट? लिम्फोमा, वेजाइनल कैंसर, ल्यूकेमिया और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से संबंधित है ये वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और जिससे हाईएस्ट जो रिस्क होती है जब एचपीवी इन्फेक्शन होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर तो ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा नंबर जो लगता है वो वेजाइनल कैंसर का है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेजाइनल कैंसर जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संबंधित ही है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी होती है उसका एज ए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन जो है वो कैंसर होता है, सर्वाइकल और वेजाइनल कैंसर, है ना। ये पेशेंट जो है वो यहाँ पे ल्यूकेमिया या सिस्टमिक ल्यूपस जो है उसकी रिस्क के ऊपर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। या तो आप सर्वाइकल कैंसर को यहाँ इंक्लूड कर दो या फिर वेजाइनल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन में नहीं है इसलिए वेजाइनल कैंसर यहाँ पे जवाब बनेगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा। When a client seen in the family planning clinic tells the nurse that she has a painful lesion on the perineum,
फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, पेनफुल लीजन है और कहाँ पे है, पेरिनियम के ऊपर। द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ द लीजन इज, ये जो पेरिनियम एरिया में लीजन है इसका मोस्ट लाइकली सोर्स कौन सा है ना। आप क्या समझेंगे कि जो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के अंदर जो पेशेंट है जो पेनफुल लीजन के साथ में है पेरिनियम में, उसका सोर्स क्या है, सिफिलिस, हर्पीज। फर्स्ट ऑप्शन है सिफिलिस, सेकंड वन इज हर्पीज, थर्ड ऑप्शन है कैंडिडियासिस और फोर्थ ऑप्शन है कंडाइलोमेटा। विच इज द करेक्ट वन, कंडाइलोमेटा, कैंडिडाइसिस, हर्पीज और सिफिलिस। जो भी पेनफुल लीजन रहते हैं वो मोस्ट लाइकली हर्पेटिक लीजन होते हैं। जितने भी पेनफुल लीजन है वो मोस्ट लाइकली कौन से होते हैं, हर्पेटिक लीजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, बी, बिल्कुल बढ़िया। हर्पेटिक लीजन जो होता है, हर्पी जो होता है, हर्पेटिक लीजन जो होता है वो हमेशा पेनफुल रहता है। तो यहाँ पे हर्पेटिक लीजन ऑप्शन बी में इंक्लूड है और ये लीजन कैसा रहेगा, पेनफुल लीजन। पेरिनियम एरिया का पेनफुल लीजन जो है वो हर्पेटिक लीजन होगा। तो डेफिनेटली बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिफिलिस जो है उसके लीजन जो है पेनफुल नहीं रहते हैं, पेनलेस रहते हैं ना, तो ये नहीं है। कैंडिडियासिस जो ऑप्शन में है वो फंगल इन्फेक्शन है ओरल म्यूकोसा का, जो कि पेरिनल एरिया में लीजन के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही ये किसी भी तरीके का जो है पेन वहां पे शो अप करता है। जो कैंडिडाइसिस है उसमें व्हाइट चीजी डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है ना, जब ये फंगल इन्फेक्शन होगा तो व्हाइट चीजी डिस्चार्ज होगा। कंडाइलोमेटा जो लीजन है वो पेनलेस वार्त होता है, तो वो भी खोटा जवाब हो गया। तो कंडाइलोमेटा पेनलेस वार्त को कहते हैं, कैंडिडाइसिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन है और सिफिलिस जो है उसमें पेनलेस लीजन होते हैं, पेनफुल नहीं होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर बी बनेगा। हर्पेटिक लीजन या हर्पीज जो है उसके लीजन जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। डेफिनेटली बी इज द करेक्ट वन, ए सी और डी खोटा जवाब। Client visiting a family planning clinic is suspected of having an sexually transmitted infection. STI सस्पेक्टेड है, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के अंदर मरीज जो है उसका विजिट है। मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम का मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्लानिंग जो क्लिनिक है वहां पे विजिट हो रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो सस्पेक्टेड है। कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा ट्रेपोनेमा पैलिडम को डायग्नोस करने का। ट्रेपोनेमा पैलिडम जो है वो डायग्नोस करने का टेस्ट यहाँ पे पूछा गया है। सिप्लिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलिडम। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ट्रेपोनेमा पैलिडम का सबसे बेस्ट और मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो एफटीए, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी। जैसा क्वेश्चन में ट्रेपोनेमा लिखा हुआ है तो ऑप्शन में ट्रेपोनेमल से मैच कर दो। ज्यादातर टाइम ये क्वेश्चन इस तरीके से करेक्ट हो जाता है, ये भी एक तरह का ट्रिक है। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एफटीए जो है वो आंसर ऑफ चॉइस है ट्रोपोनेमा पैलिडम का। जो ए और बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वीडीआरएल और जो आरपीआर होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सिफिलिस के, लेकिन ये कभी भी कंक्लूजन नहीं बना पाते बीमारी का। तो ये सिर्फ ये बताते हैं कि बीमारी से मरीज का एक्सपोजर हुआ है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, फ्लोरोसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी, एफटीए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। कुछ लोग अभी भी सुप्त अवस्था में है, तो अपनी आंख को खोलें और ज्ञान का संचार करें और अपने माइंड और ब्रेन और अपनी बॉडी के हर एक सेल को ज्ञान से जो है संचित कर देवें, ताकि जब भी आप एग्जाम देवें तो हर एक सेल बोल उठे कि इसका जवाब ये है, और आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है वो बिल्कुल इजी हो जाता है। तो आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कौन सा लेबोरेटरी फाइंडिंग जो है वो हेलप सिंड्रोम के साथ में एसोसिएटेड है। कौन सा लैब फाइंडिंग जो है वो हेलप सिंड्रोम के साथ में एसोसिएटेड है ऑब्स्ट्रक्टिव क्लाइंट के अंदर। एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, एलिवेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस और एलिवेटेड हेपेटिक एंजाइम। विच इज द करेक्ट वन। हेलप यहाँ पे हमने पूछा है। यहाँ एच का मतलब हिमोलाइसिस है, ई का मतलब एलिवेटेड लिवर एंजाइम,
एल का मतलब जो है वहां पे लो, पी का मतलब प्लेटलेट। तो एक तो हो गया हिपेटाइटिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, ये इसका हेल्प का पार्ट ही नहीं है। दूसरे में लिखा है एलिवेटेड प्लेटलेट, तो प्लेटलेट लो होते हैं, एलिवेटेड नहीं होते हैं। प्लेटलेट कैसे हो जाते हैं? लो हो जाते हैं। तीसरा है एलिवेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है उसका एलिवेशन का काम जो है या इसका जो प्रॉब्लम है वो हेलप सिंड्रोम से संबंधित नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। तो पीछे बचा डी, एलिवेटेड हिपेटिक एंजाइम। हमने यहाँ पे बोला कि हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और हिपेटिक एंजाइम एक ही बात है। तो ये हेल्प सिंड्रोम के अंदर आता है। डी जो है वो हेल्प सिंड्रोम का पार्ट है। ए, बी और सी जो है वो तीनों ही खोटे जवाब है। डेफिनेटली डी इज द करेक्ट वन। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यस यस, इट्स हिपेटिक एंजाइम। देखिएगा, hemolysis is the breakdown of RBC, elevated liver enzyme that is SGOT and SGPT, और लो प्लेटलेट काउंट, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हेल्प सिंड्रोम का। और ये लैब फाइंडिंग एसोसिएटेड है ऑब्स्ट्रक्टिव क्लाइंट के अंदर। बहुत ही बढ़िया। Gravity is scheduled for an amniocentesis at 32 week of gestation to determine the LS ratio and phosphatidylglycerol level. The LS ratio is 1:1. The nurse's assessment of this data. क्या पूछा है क्वेश्चन ने? 32 वीक ऑफ गेस्टेशन में, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, एमनियोसेंथेसिस वहां पे हमने किया 32 वीक ऑफ गेस्टेशन में, और एलएस रेशियो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल का जो लेवल है, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। जो एलएस रेशियो निकला उस मरीज में 1:1 निकला। ये जो डाटा मिला आपको 1:1 एलएस रेशियो, उसके आधार पे आपका क्या असेसमेंट फाइंडिंग रहेगा, मरीज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। द इन्फेंट इज एट लो रिस्क फॉर कंजेनिटल एनोमली, मरीज की कंजेनिटल एनोमली होने की रिस्क कम है। द इन्फेंट इज हाई रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की ज्यादा रिस्क पे है मरीज। थर्ड है द इन्फेंट इज हाई रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS की रिस्क पे है मरीज। और लास्ट है द इन्फेंट इज एट हाई रिस्क फॉर बर्थ ट्रोमा, बर्थ ट्रोमा की रिस्क पे है। 1:1 जो 1:1 जो है एलएस रेशियो अगर है तो ये किसको इंडिकेट करता है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना। देखिएगा, जब एलएस रेशियो, नॉर्मली एलएस रेशियो की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 2:1 होती है ना, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2:1। जब एलएस रेशियो 2:1 हो जाता है इसका मतलब लंग्स जो है वो मैच्योर हो गए, ये हम कंसिडर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो है एलएस रेशियो 1:1 है, तो 1:1 जो है वो लंग्स की इमेच्योरिटी को इंडिकेट करते हैं। अगर एलएस रेशियो 2:1 है इसका मतलब लंग्स मैच्योर हो गए हैं। अगर ये 1:1 है इसका मतलब लंग्स इमेच्योरिटी है। तो यहाँ जब लंग इमेच्योर रहेंगे, इमेच्योर लंग, इमेच्योर लंग्स जो है वो मरीज में रिस्क पैदा करते हैं RDS का। तो डेफिनेटली सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दिस इज द हायर रिस्क पर्सन और पेशेंट फॉर RDS ड्यू टू द इमेच्योर लंग्स। और इमेच्योर लंग्स का इंडिकेशन क्या है? एमनियोसिंथेसिस में आपको जो एलएस रेशियो है वो 1:1 मिला। अगर ये 2:1 होता तो ये नॉर्मल होता, लेकिन अगर ये 1:1 है तो इससे जो है वहां पे RDS का रिस्क है। कंजेनिटल एनोमली की रिस्क का कम होना या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का ज्यादा होना एलएस रेशियो कभी भी इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए ए और बी दोनों ही खोटे जवाब है। बर्थ ट्रॉमा की रिस्क ज्यादा एलएस रेशियो से संबंधित नहीं है, तो डी आंसर भी यहाँ पे खोटा बन गया। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। जब भी मरीज का एलएस रेशियो 1:1 है तो मरीज किसकी रिस्क के ऊपर है? RDS की, क्योंकि उसके लंग्स कैसे हैं? इमेच्योर। और एलएस रेशियो 1:1 है, इसका रीजन कौन है? लेसिथिन और स्पिगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ये जो है उनका लेवल ब्लड में कम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Which observation in the newborn of a mother who is alcohol dependent would require immediate nursing intervention? क्या पूछा है? एक अल्कोहल डिपेंडेंट मदर है और उसके न्यूबॉर्न का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऐसा क्या चीज आपने ऑब्जर्व किया कि आपको लगा कि इसमें इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है ना? मदर
जो है वो अल्कोहल डिपेंडेंट थी, बच्चा बर्थ हुआ है, बच्चे का आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, न्यूनेटल असेसमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपने ऑब्जर्व की तो आपको लगा कि इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत रहेगी अब तो पहला ऑप्शन है कि बच्चा रो रहा है, क्राइंग बच्चे में प्रेजेंट है, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। वेकफुलनेस, बच्चा जाग रहा है ना, जगा हुआ है, यहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। जिट्रीनेस, बच्चे में जिट्रीनेस प्रेजेंट है, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत। यावनिंग, बच्चा उबासी खा रहा है, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा साइन इंडिकेट करता है इमीडिएट इंटरवेंशन लेने की जरूरत है? वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक अप्रोच किया है। क्राइंग खोटा जवाब है, ए बिल्कुल खोटा जवाब है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। जिट्रीनेस जो है वो अर्ली साइन है सीजर का, है ना। जिट्रीनेस सीजर तो नहीं है लेकिन सीजर का अर्ली साइन है। अगर किसी बच्चे में जिट्रीनेस हो रहा है तो उसमें सीजर आने की पूरी संभावना है। तो जिट्रीनेस एक अबनॉर्मल साइन है और इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन का जरूरत रहेगा। हाइपोग्लाइसीमिया वाले बच्चों में ज्यादातर जिट्रीनेस होता है और विच विल लीड टू न्यूनेटल सीजर और न्यूनेटल कन्वर्जन। तो जिट्रीनेस यहाँ पे सीजर का अर्ली साइन है। ए, बी और डी जो है वो तीनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि क्राइंग, वेकफुलनेस और याउनिंग जो है वो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है न्यू बॉर्न में। ये कोई अबनॉर्मल नहीं है। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो क्राई कर रहा है या जगा हुआ है या उबासी खा रहा है, ये कोई बीमारी का हिस्सा नहीं है। ये नॉर्मल फाइंडिंग है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर। When a nurse is caring for a client receiving magnesium sulfate, MgSO4 मरीज रिसीव कर रहा है, उसको आप केयर दे रहे हैं, क्या चल रहा है मरीज को? MgSO4। मस्ट क्लोजली ऑब्जर्व फॉर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद ड्रग थेरेपी। इस ड्रग थेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज, इस मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग के एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट क्या रहेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट आप दे रहे हैं मरीज को, मरीज ये रिसीव कर रहा है, आप उसके साइड इफेक्ट, ड्रग थेरेपी के साथ में होने वाले साइड इफेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट रहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के? डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपरसोमनोलिन, एब्सेंस ऑफ नी जर्क और डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्रग थेरेपी चल रही है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, क्या एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग ठीक से जवाब दे पाए हैं। एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट पूछा है, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट। रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज खोटा जवाब है, ये एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट पूछा है। आज सांस है तो आंस है, ये फॉर्मूला नहीं जमेगा, खोटा जवाब है। डी खोटा है, डी आंसर नहीं बनेगा। एक्सपेक्टेड जो चीज रहती है, मैग्नीशियम सल्फेट जब रिसीव करता है मरीज, है ना, जब आप केयर दे रहे हो मरीज को और एक ड्रग दी जा रही है और वो ड्रग कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट रहता है मैग्नीशियम सल्फेट के, वो हमेशा रहते हैं कि मरीज जो है उसको स्लीपी फील रहेगा। मरीज जो है वो कैसा हो जाता है? स्लीपी, हॉट फ्लैशेज हो जाते हैं, लिथार्जी एक्सपीरियंसिंग करता है वो, है ना। तो स्लीपी फील करता है, हॉट फ्लैशेज, लिथार्जी, इसका मतलब हाइपर सोमनोलेंस, है ना, ज्यादा नींद आएगी। सेडेटिव इफेक्ट होता है MgSO4 का, इसलिए एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है। तो ये एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है कि MgSO4 देते ही मरीज स्लीपी होगा, हॉट फ्लैशेज होंगे, एक्सपीरियंसिंग करेगा लिथार्जी का। डिक्रीज यूरिन आउटपुट जो ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, सी में एब्सेंट ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन। ये सारे के सारे साइन है टॉक्सिसिटी के, ये कोई एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट नहीं है MgSO4 के। मतलब अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या नी जर्क एब्सेंट है या रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब MgSO4 की क्या हो गई है? टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होती है कभी भी। एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट जो मतलब ये देंगे तो ये होगा ही होगा, तो ये तो होगा ही होगा कि मरीज को जो है लिथार्जी रहेगा, स्लीपी रहेगा, हाइपरसोमनोलेंस रहेगा। लेकिन मरीज में यूरिन आउटपुट कम वही हो जाएगा या नी जर्क रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएंगे या रेस्पिरेटरी डिक्रीज हो जाएगी, ये तय नहीं है। ये तब होगा जब MgSO4 की क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी। इसलिए ए, सी और डी जितने भी लोगों ने जवाब दिया है ये बिल्कुल खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत लस न के बराबर लोगों ने आज जवाब दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा क्या जा रहा है जवाब वो बनता है। हम जवाब को थोप नहीं सकते, आप जवाब को याद नहीं कर सकते, आप जवाब को दे सकते हैं जो कि पूछा गया है। जो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए आपको,
तो आप जॉब को ढंग से दे सकते हैं, ये डेफिनेट बात है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, एज है 57 ईयर, क्लाइंट है, इलेक्टेड हुआ है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए, मतलब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाने के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है एज द एनेस्थेटिक ड्यूरिंग ए हर्निया रिपेयर। 57 साल उम्र है, हर्निया रिपेयर के लिए मरीज आया है और उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हमने डिसाइड किया देने का। इफ द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग हाइपोटेंशन द नर्स वुड, और मरीज जो है वो अगर हाइपोटेंशन एक्सपीरियंस करता है, हर्निया रिपेयर के लिए आया था, हमने एलिवेटेड इलेक्टेड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वहां पे काम में लिया, और मरीज जो है हाइपोटेंशन का एक्सपीरियंसिंग कर रहा है, तो आपका पहला एक्शन क्या रहेगा? प्लेस हिम इन ट्रिनलबर्ग पोजीशन, ऑब्टेन ए ऑर्डर फॉर बेनाड्रिल, administer oxygen per nasal cannula, speed the IV infusion of normal saline. Which is the correct one? हाइपोटेंशन एक्सपीरियंसिंग कर रहा है मरीज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाने के बाद में, है ना। हर्निया रिपेयर के लिए मरीज आया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना चाहा, आपने वो लगवाया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाते ही मरीज को हाइपोटेंशन हो रहा है, तो सबसे पहला एक्शन आपका क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन जॉब लिखा है सी, जो कि खोटा जवाब है। कुछ लोगों ने टिनबर्ग पोजीशन दे दी, वो भी बिल्कुल खोटा जवाब है। ए भी खोटा है, सी भी खोटा है, और बी तो बन ही नहीं सकता, बेनाड्रिल का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा? वेरी गुड, डी। स्पीड अप कर देंगे आईवी इन्फ्यूजन को, नॉर्मल सलाइन को, फ्लूइड को स्पीड से देंगे अपन। जो मरीज हाइपोटेंशन एक्सपीरियंसिंग कर रहा है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाने के बाद में, उस मरीज को जो है टर्न कर देंगे हम लेफ्ट साइड के अंदर। तो पोजीशन जो है वो टिन नंबर की जगह क्या होगी? लेफ्ट लेटरल। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन उस मरीज को हम ज्यादातर देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो मास्क से देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेजल कैनुला, तो इससे नहीं देके ऑक्सीजन किससे देंगे? मास्क से। पोजीशन लेफ्ट लेटरल होगी, ट्रिनलबर्ग नहीं होगी, है ना। तो ए और सी दोनों ही खोटे जवाब निकल गए। और बी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मरीज है उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमने नेजल कैनुला से अप्लाई नहीं करेंगे, मास्क से करेंगे, ये सी में लिखा हुआ है। और बी में जो बेनाड्रिल है इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब हो गए, क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक जो है इस हाइपोटेंशन के समय नहीं है। लेकिन हाँ, हाइपोटेंशन अगर मरीज को हो गया है तो आप उसको जो है डेफिनेटली स्पीड से फ्लूइड वहां पे एडमिनिस्टर करेंगे। और स्पीड से फ्लूइड देने से मरीज को फायदा क्या है कि उसका जो हाइपोटेंशन है वो ट्रीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना, कुछ लोगों ने खोटे जवाब भी दिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथीपन दिखाइए, किसी की मुस्कान का कारण बनिए, किसी को अप्रोच करवाइए, और इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल कराइए। मिलते हैं दोबारा नए एमसीक्यू के साथ में, कुछ ट्रिकी, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।